हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने परिवार समाधान स्टडी में। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और ज़ोरों शोरों से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज का सेशन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को देखना ना भूलें। बने रहे समाधान स्टडी परिवार के साथ बेहतर कंटेंट और तैयारी जारी रखें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दोहरा निषेचन क्या है। यहाँ बात हो रही है दोहरे निषेचन की। तो ये जो दोहरा निषेचन है वह क्या होता है। ए, दो नर युग्मों का एक अंड के साथ संलयन। जो दो नर युग्म हैं उनका एक अंड के साथ संलयन। एक नर युग्म का दो ध्रुवी केंद्रक के साथ संलयन। एक पराग नली के दो नर युग्मकों का दो भिन्न अंडों के साथ संलयन। युग्मक संलयन और त्रिसंलयन। युग्मक संलयन और त्रिसंलयन। तो दोहरा निषेचन जो है वह होता है युग्मक संलयन और त्रिसंलयन। यह दोहरा निषेचन है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। युग्मक संलयन और त्रिसंलयन दोहरा निषेचन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें उसके जीवन काल में एक बार ही पुष्पन होता है। ऐसा कौन सा स्पीसीज या पौधा या पेड़ या फूल जिसमें एक ही बार पुष्पन होता है। कौन सा ऐसा पेड़ है जिसमें उसके जीवन काल में सिर्फ एक बार ही जो है वह पुष्पन होता है। आम, कटहल, बांस स्पीसीज, पपीता। आम, कटहल, बांस स्पीसीज, पपीता। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि आम तो हर साल उसमें फल होता है, फूल होता है। उसके बाद में जो कटहल है तो उसमें भी होता है, पपीते में भी होता है। पर जो बांस स्पीसीज है, बांस की जातियाँ प्रजातियाँ जो हैं उसके जीवन काल में सिर्फ एक ही बार पुष्पन होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफसेट्स किसके द्वारा उत्पादित होते हैं। जो ऑफसेट्स है वह किसके द्वारा उत्पादित होते हैं। अनिषेक फलन द्वारा, सूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अनिषेक जनन द्वारा। अनिषेक फलन द्वारा, सूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। यथा नेक्स्ट है कि जो अनिषेक जनन है उसके द्वारा। तो ऑफसेट किससे उत्पादित होते हैं। तो जो है सूत्री विभाजन के द्वारा। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सभी साथी अगर बी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सूत्री विभाजन जो है वह ऑफसेट जो है वो सूत्री विभाजन द्वारा उत्पादित होते हैं। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पराग को जीवाश्मों के रूप में परिरक्षित करने में सहायक सिद्ध हुआ। कौन पराग को जीवाश्मों के रूप में परिरक्षित करने में सहायक सिद्ध हुआ। तैलीय अवयव, सेलुलोज युक्त अंतचोल, परागकीट, स्पोरोपोलेनिन। तो जो है यहाँ पर जीवाश्मों के रूप में परिरक्षित करने में सहायक कौन सिद्ध हुआ। पराग को जीवाश्मों के रूप में किसने सिद्ध किया, सहायक किया। तो इसका ऑप्शन है राइट ऑप्शन जो है वो आंसर जो है वो डी हो जाएगा कि जो स्पोरोपोलेनिन है इसके द्वारा पराग को जीवाश्मों के रूप में परिरक्षित करने में सहायक सिद्ध कौन हुआ था। जो स्पोरोपोलेनिन है, ऑप्शन डी ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सपक्ष परागकण किसमें होते हैं। जो सपक्ष परागकण है वह किसमें होते हैं। आम, साइकस, सरसों, पाइनस। आम, साइकस, सरसों, पाइनस। सपक्ष परागकण जो हैं वह पाइनस में होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। वे पुष्प
जिनमें अंडाशय में एक बीजांड होता है और वे एक पुष्पक्रम में बंधे रहते हैं, सामान्यतः किसके द्वारा परागित होते हैं? जल, मधुमक्खी, वायु, चमगादड़। जल, मधुमक्खी, वायु, चमगादड़। तो यह जो है वह वायु के द्वारा परागित होते हैं, जिनमें वे पुष्प जिनमें अंडाशय एक बीजांड होता है और वे पुष्पक्रम में बंधे रहते हैं, सामान्यतः वायु के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा कि जो वायु है उसके द्वारा यह परागित हो जाते हैं। नेक्स्ट है, एक लिंगाश्रयी पुष्प पादप निम्नलिखित में से किन दोनों को रोकते हैं? एक लिंगाश्रयी पुष्प पादप निम्नलिखित में से किन दोनों को रोकते हैं? स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण। स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण और परनिषेचन। अनुन्मीलिय परागण और परनिषेचन। यहाँ पर ये जो ऑप्शन ए और बी है वह सेम दे दिया गया है, तो यहाँ पर आप सयुग्मन जो है उसे यहाँ नेक्स्ट में कर लीजिए और जो सजात पुष्पी है उसे फर्स्ट में। जैसे यहाँ पर सयुग्मन और सजात पुष्पी दिया है, वैसे यहाँ सजात पुष्पी और सयुग्मन होगा। वो थोड़ा रॉन्ग हो गया है उसमें। तो देखिए इसका आंसर जो होगा साथी वह ऑप्शन बी ही होगा कि जो स्वयुग्मन जो बोल रहा है यहाँ पर और सजातीय पुष्प जो है, तो ये सजात पुष्प और मैं यहाँ कर दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, सजात पुष्पी परागण और जो है स्वयुग्मन। जो स्वयुग्मन है वह, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, सम्मोहक और पारितोषिक किसके लिए आवश्यक होते हैं? सम्मोहक और पारितोषिक किसके लिए आवश्यक होते हैं? वायु परागण, कीट परागण, जल परागण, अनुन्मीलिय परागण। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। बी यहाँ सही होगा कि जो कीट परागण है उसके लिए सम्मोहक और पारितोषिक आवश्यक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रुके हुए जल में उगती हुई हाइसिंथ जल से ऑक्सीजन खींच लेती है जिससे मछलियों की मृत्यु हो जाती है। अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतानों को क्लोन कहा जाता है। सूक्ष्मदर्शीय चल लैंगिक प्रजनन संरचनाएं चल बीजाणु कहलाती है। आलू, केला और अदरक में पादप रूपांतरण तने में उपस्थित पर्वों से उत्पन्न होता है। यहाँ पर जो सही कथन नहीं होगा वह ऑप्शन डी, जो आलू, केला और अदरक में पादप रूपांतरित तने उपस्थित पर्वों से उत्पन्न होते हैं, यह कथन गलत है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? परागकण की बाह्य चोल स्पोरोपोलेनिन की बनी होती हैं। बहुत सी जातियों के परागकण गंभीर प्रत्युर्जता उत्पन्न करते हैं। द्रवित नाइट्रोजन में भंडारित परागकण फसल प्रजनन योजनाओं में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। परागकोश के स्फुटन में टेपिटम सहायता करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, परागकोश के स्फुटन में टेपिटम सहायता करती है, यह कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पुष्पी पादपों में बिना निषेचन के बीज बनना निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है? जो पादपों में पुष्प होते हैं, जिन पादपों में पुष्प होते हैं उनमें जो है बीज बन जाते हैं, उनमें बीजों का बनना कौन सी क्रिया कहलाती है? मुकुलन, कायिक संकरण, असंग जनन, बीजाणुक जनन। मुकुलन, कायिक संकरण, असंग जनन, बीजाणुक जनन।
इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। जो असंग जनन है वह पुष्पी पादपों में बिना निषेचन के बीज बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कीट जो बिना परागण किए पराग या मकरंद को ग्रहण करते हैं उन्हें पराग या मकरंद चोर कहते हैं। परागकण अंकुरण तथा पराग नलिका वृद्धि परागकण तथा स्त्री केसर की पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न रासायनिक घटकों द्वारा नियंत्रित होती है। कुछ सरीसृप कुछ पादप जातियों में परागण करते हुए बिताए गए हैं। अनेक जातियों के परागकण एक पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरित हो सकते हैं, परंतु उसी जाति के परागकणों को की केवल एक पराग नलिका वर्तिका में आगे बढ़ती है। सही कथन नहीं है पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा कि जो अनेक जातियों के परागकण एक पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरित हो सकते हैं, परंतु उसी जाति के परागकणों की केवल एक पराग नलिका वर्तिका में आगे बढ़ती है। डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, आवृत बीजी पादपों में लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन क्या होगा? परागकोश में होता है, बिना अग्र विभाजन के युग्मक बनाते हैं, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है, बीजांड में होता है। जो आवृत बीजी पादपों में लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु जनन है तो वह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो अर्धसूत्री विभाजन है उसके द्वारा आवृत बीजी पादपों में लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भूस्तारी जल हाइसिंथ, प्रकंद केला, द्विखंड सार्गास्मस, कोनेडिया, पेनिसिलियम। इसका कूट तो नहीं दिया है, तो युग्म सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। जो द्विखंडन है वह सार्गास्मस जो है वह युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर हमारा सी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संचरण ऊतक किसका अभिलक्षण है? जो संचरण ऊतक है वह किसका अभिलक्षण है? खोखली वर्तिका का, ठोस वर्तिका का, शुष्क वर्तिका का, आंद्र वर्तिकाग्र का? सही उत्तर ऑप्शन बी होगा कि जो ठोस वर्तिका है उसका अभिलक्षण है संचरण ऊतक, जो है ठोस वर्तिका का अभिलक्षण है। नेक्स्ट है, आवृत बीजी पादपों में नर युग्मक क्या बनाता है? आवृत बीजी पादप में नर युग्मक क्या बनाता है? 2 शुक्राणु और 1 कायिक कोशिका, 1 शुक्राणु और 1 कायिक कोशिका, 1 शुक्राणु और 2 कायिक कोशिकाएं, 3 शुक्राणु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमारा। दो शुक्राणु और 1 कायिक कोशिका जो है वह आवृत बीजी पादपों में नर युग्मक बनाता है। अगला है, अदरक में कायिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? अदरक में कायिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? ए प्रकंद द्वारा, बी भूस्तारी द्वारा, सी पत्र प्रकलिका द्वारा, सी डी ऊपरी भूस्तारी द्वारा। सही उत्तर जो है वो प्रकंद के द्वारा होगा। ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। जो अदरक में कायिक प्रजनन है वह प्रकंद के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पराग कणों में पोषकों की प्रचुर मात्रा होती है और ये गोलियों और शरबत के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ पादपों के परागकण
कुछ लोगों में गंभीर प्रत्युर्जता और श्वसनीय कष्ट पैदा करते हैं। मक्खियों और चमगादड़ में परागित होने वाले पुष्प उन्हें आकर्षित करने के लिए दुर्गंध छोड़ते हैं। शहद मधुमक्खियों द्वारा पुष्पों से इकट्ठा किए गए परागकणों का पाचन करके बनाया जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जो है यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। जो ये गलत है तो कौन सा सही नहीं है, तो यह सही नहीं है कि जो शहद मधुमक्खियों द्वारा पुष्पों से इकट्ठा किए गए पराग कणों का पाचन करके बनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें परागणकारी की आवश्यकता हो सकती है परंतु यह आनुवंशिकता के समान होता है। निम्नलिखित में से किसमें परागणकारी की आवश्यकता हो सकती है परंतु यह आनुवंशिकता के समान होता है। सजात पुष्पी परागण, पर्प निषेचन, अपयुग्मन, अनुन्मील्य परागण। जो अनुन्मील्य परागण है वह, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। सजात पुष्पी परागण जो है वह आनुवंशिकता के समान होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जंतु परागणकारियों के लिए पुष्प प्रतिफल है? पुष्प का रंग और दीर्घ परिमाण, मकरंद और परागकण, पुष्प सुगंध और कैल्शियम क्रिस्टल, प्रोटीन तनुत्वक और वर्तिकाग्र निस्राव। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। जो मकरंद और परागकण है वह जो है जंतु परागकणकारियों में के लिए पुष्प प्रतिफल है। नेक्स्ट है, पराग टिकिया बाजार में किस लिए उपलब्ध है? पराग टिकिया बाजार में किस लिए उपलब्ध है? अंतःपात्रे निषेचन के लिए, प्रजनन योजनाओं के लिए, खाद्य संपूरण के लिए, बाह्य स्थानीय संरक्षण के लिए। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। जो खाद्य संपूरण है उसके लिए बाजार में पराग टिकियां उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं की न्यूनतम संख्या वाले नर युग्मकोद्भिद किसमें होती है? कोशिकाओं की न्यूनतम संख्या वाला नर युग्मकोद्भिद किसमें होता है? टेरिस फ्यूनेरिया, लिलियम पाइनस। टेरिस फ्यूनेरिया, लिलियम पाइनस। सही उत्तर ऑप्शन सी, लिलियम में होती है। नेक्स्ट है, सजातीय पुष्पी परागण में क्या होता है? सजातीय पुष्पी परागण में क्या होता है? एक पुष्प का निषेचन उसी पादप के दूसरे पुष्प के पराग से, एक पुष्प का निषेचन उसी पुष्प के पराग से, एक पुष्प का निषेचन उसी समष्टि के दूसरे पादप के पुष्प के पराग से, एक पुष्प का निषेचन दूरस्थ समष्टि के दूसरे पादप के पुष्प के पराग से। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा कि जो सजातीय पुष्प परागण है वह क्या होता है? तो एक पुष्प का निषेचन उसी पादप के दूसरे पुष्प से के पराग से। यहाँ पर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तंतुमय समुच्चय का क्या अर्थ है? वर्तिकाग्र पर उपयुक्त पराग को पहचानना, जनन कोशिका के विभाजन को प्रेरित करना, मकरंद का उत्पादन, परागनली के प्रवेश का मार्गदर्शन। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। परागनली के प्रवेश का मार्गदर्शन जो है वह तंतुमय समुच्चय का तात्पर्य कार्य है। अगला है, लैंगिक, जो सामान्यतया लैंगिक जनन उत्पन्न करता है। बीज की दीर्घ क्षमता, प्रवर्धित प्रसुप्ति, नए आनुवंशिक संयोग जो विभिन्नता की ओर अग्रसर होते हैं, विशाल जीव संहति। विशाल जीव संहति। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी,
नए आनुवंशिक संयोग जो विभिन्नता की ओर अग्रसर होते हैं। सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सामान्यतः लैंगिक जनन नए आनुवंशिक जो संयोग जो विभिन्नता की ओर अग्रसर होते हैं वह उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है परिभ्रूणपोष भ्रूणपोष से किस प्रकार भिन्न है। जो परिभ्रूणपोष है वह भ्रूणपोष से किस प्रकार भिन्न है। इसका अगुणित उत्तक होना, इसमें संचित भोजन न होना, इसका द्विगुणित उत्तक होना, द्वितीय केंद्रक के साथ अनेक शुक्राणुओं के संयोजित होने से इसका बनना। जो द्वितीय केंद्रक है उसके साथ जो अनेक शुक्राणु संयोजित हो रहे हैं उनके द्वारा बनना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। जो सी है हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो इसका द्विगुणित उत्तक होना, परिभ्रूणपोष भ्रूणपोष से क्यों अलग है, क्योंकि जो परिभ्रूणपोष है वह द्विगुणित उत्तक होने का उदाहरण है। तो भ्रूणपोष से यह इस प्रकार अलग हो जाएगा कि जो द्विगुणित उत्तक होना आंसर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है गुरु बीजाणुधानी किसके समतुल्य है। गुरु बीजाणुधानी किसके समतुल्य है। भ्रूणकोष के, फल के, बीजांडकाय के, बीजांड के। सही उत्तर ऑप्शन डी बीजांड के समतुल्य कौन है। गुरु बीजाणुधानी जो है बीजांड के समतुल्य। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला है अनुन्मीलय मिलय परागकण का क्या लाभ है। अनुन्मीलय परागकण का क्या लाभ है। उच्चतर आनुवंशिक विविधता, अधिक प्रबल संतान, परागण कारकों पर आत्मनिर्भरता, अनिर्भरता, सजीव प्रजता नहीं। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। जो सी है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जो परागण है, परागण कारकों पर अनिर्भरता जो है वह अनुन्मीलय परागण का कार्य क्या लाभ है। तो यही लाभ है उसका कि जो परागण कारकों पर अनिर्भरता। सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जनन छिद्र का क्या कार्य होता है। जनन छिद्र का क्या कार्य होता है। मूलांकुर का निकलना, बीजांकुरण हेतु जल का अवशोषण, पराग नलिका का प्रवर्तन, नर युग्मकों को बाहर आने देना। इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा कि जो पराग नलिका का प्रवर्तन है वह जनन छिद्र का कार्य होता है। पराग नलिका का प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन है उन पादपों में जिनके अंडाशयों में केवल एक या कुछ थोड़े से ही बीजांड पाए जाते हैं, परागण साधारणतः किसके द्वारा होता है। केवल एक या कुछ थोड़े से ही बीजांड अंडाशयों में पाए जा रहे हैं तो उन पादपों में कैसे परागण साधारणतः किसके द्वारा होगा। ए है मधुमक्खियों, बी तितलियों, सी पक्षीगण, डी वायु। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी वायु के जो द्वारा है। यहाँ पर परागण साधारणतः वायु के द्वारा होगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कायिक जनन तथा असंग जनन में एक समान है। कायिक जनन तथा असंग जनन में एक समान है। ए दोनों ही केवल द्विबीजपत्री पादपों पर लागू होते हैं। दोनों में ही पुष्पन प्रावस्था छोड़ दी जाती है। दोनों क्रियाएं पूरे वर्ष होती है। दोनों के द्वारा जनक के समान संतति उत्पन्न होती है। सही उत्तर ऑप्शन डी। जो डी है दोनों के द्वारा जनक के समान संतति उत्पन्न होती है, ये सही आंसर होगा। हमारा डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। जब परागण दो कोशिका अवस्था में झड़ता है तो दोहरा निषेचन नहीं हो पाता है। जब पराग दो कोशिका अवस्था में झड़ता है तो दोहरा निषेचन नहीं हो पाता है। वर्धी कोशिका जनन कोशिका में अधिक बड़ी होती है।
वर्धी कोशिका जनन कोशिका में अधिक बड़ी होती है। कुछ पादप में परागकण कई माह तक जीवन क्षम बने रहते हैं। डी, अंतचोल सेल्यूलोज तथा पेक्टिन का बना होता है। जो अंतचोल है वह सेल्यूलोज तथा पेक्टिन का बना होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ए जो है वो करेक्ट होगा। जब पराग दो कोशिका अवस्था में झड़ता है तो दोहरा निषेचन नहीं हो पाता है। अगर दो में झड़ रहा है तो दोनों में निषेचन होगा, तो दोहरा निषेचन तो हुआ ना। फिर यहाँ पर बोला गया है कि नहीं हो पाता है, तो यह हमारा कथन असत्य हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें स्वयुग्मन तथा सजात पुष्पी परागण दोनों नहीं पाए जाते हैं? सजात पुष्पी परागण और स्वयुग्मन दोनों नहीं पाए जाते हैं। पपीते में, खीरे में, अरंड में, मक्का में। पपीते में, खीरे में, अरंड में, मक्का में। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए। पपीते में दोनों नहीं पाए जाते हैं, स्वयुग्मन भी नहीं पाया जाता है और सजात पुष्पी परागण भी नहीं पाया जाता है। पपीता ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है जबकि अन्य तीन विकल्प सही हैं? पेनिसिलियम कोनिडिया, जली हाइसिंथ ऊपरी भूस्तारी, ब्रायोफिल्लम पत्रकलिकाएं, एगेओ पत्रकलिकाएं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी। यह सुमेलित नहीं है। जलीय हाइसिंथ ऊपरी भूस्तरी यह सुमेलित नहीं है, और जबकि यह तीन जो हैं यह सुमेलित हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, यह सुमेलित नहीं है। अगला है, आवृत बीजियों में क्रियात्मक गुरु बीजाणु निम्नलिखित में से किसके रूप में विकसित होता है? आवृत बीजियों में क्रियात्मक गुरु बीजाणु निम्नलिखित में से किसके रूप में विकसित होता है? भ्रूणकोश, बीजांड, भ्रूणपोष, परागकोश। भ्रूणकोश, बीजांड, भ्रूणपोष, परागकोश। सही उत्तर ऑप्शन ए। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जो भ्रूणकोश है वह विकसित नहीं होता है। जो आवृत बीजियों में क्रियात्मक गुरु बीजाणु जो है वह किसमें, तो भ्रूणकोश के रूप में विकसित होता है। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, भ्रूणकोश। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है फ्रेंड्स। सेशन को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बने रहे समाधान स्टडी क्लासेस के साथ बेहतरीन कंटेंट के लिए जुड़े रहें, देखते रहे क्लासेस, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, सभी का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।